सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हमारे चैनल पर MCQ सीरीज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और इसके तहत हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग के लेक्चर के अंतर्गत ये एक प्रकार से पढ़ाने का तरीका भी हमने इसके अंदर रखा है। क्वेश्चन एक तरीका है आपको विस्तार से किसी ज्ञान को देने का। क्वेश्चन मैंने पिछले ही लेक्चर में ये बताया था कि क्वेश्चन का उद्देश्य कई है। एक मतलब जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो बहुउद्देशीय है। बहुउद्देशीय इस रूप में, तो इससे तो आपको पता चलेगा कैसे प्रश्न एग्जामिनेशन में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे जितने वनडे एग्जाम्स हो। और क्वेश्चन का स्तर लेवल है, एक स्तरीय क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चन है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं है कि जैसे क्विज लगे, क्विज की तरह नहीं है। ये आपको सारगर्भित ज्ञान प्रदान करेंगे। इससे आपका नयापन दूर होगा, नए क्वेश्चन पता चलेंगे, पुराने क्वेश्चनों का दोहराव होगा और तो और आगे आने वाले प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे उनकी भी सटीक और समग्र तैयारी इस प्रश्नों के माध्यम से होगी। तो आज का हम लोग सीरीज प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? वायुमंडल में जो आर्द्रता है, जलवाष्प है, कैसे पता चलेगा, किस यंत्र के द्वारा इसको मापा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पोटेशियोमीटर और लैक्टोमीटर। ये इसके 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता यानी कितनी जल वाष्प की मात्रा है, वर्षा की क्या स्थिति है, ये जल वाष्प की मात्रा की यानी सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा जो है वो हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से पता चलता है। ये एक महत्वपूर्ण यंत्र है जिसके माध्यम से हम वायुमंडल की ये पता लगाते हैं कि उसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी है या वर्षा की स्थिति कितनी है, ये इससे पता चल जाता है। एक महत्वपूर्ण यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जो प्रेशर है साबुन के बुलबुले के अंदर, वो कैसा होता है? तो नंबर ए ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम वायुमंडलीय दाब से साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ये हमने पहले बताया था, हम लोग प्रश्न कॉन्सेप्चुअल लेंगे, केवल रट्टू वाला प्रश्न नहीं लेंगे। यानी उन प्रश्नों में हम लोग अपना ध्यान जरूर लगाएंगे जिससे आपके ज्ञान का वास्तविक मूल्यांकन हो। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, नंबर ए ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, दूसरा वायुमंडलीय दाब से कम होता है, तीसरा है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, चौथा है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। एक कॉन्सेप्चुअल सोचने वाली यहां बात है कि वायु के बुलबुले के अंदर का दाब अगर वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो जाहिर सी बात है बुलबुला रहेगा ही नहीं, वो फूट जाएगा। तो एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है कि वायु के बुलबुले के अंदर का दाब जब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तभी बुलबुला अस्तित्व में रहेगा, अन्यथा फूट जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है साबुन। ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है और लगभग सिविल सर्विस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तभी बुलबुला अस्तित्व में रहता है, और जैसे ही प्रेशर अधिक हुआ वायुमंडलीय का, बुलबुला फूट जाता है, ठीक है ना। तो इसका मूल प्रश्न का उत्तर हुआ वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तीसरा प्रश्न है, किस युद्ध ने भारत में
मुस्लिम शक्ति की स्थापना कर दी। किस युद्ध के माध्यम से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई? अब यहां यह प्रश्न जानने वाली बात है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना, तुर्क सत्ता की स्थापना कैसे हुई? अब देखिए, इस प्रश्न को पहले भी हम लोग हल कर चुके हैं कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस रूप में हुआ। तो उसका उत्तर था अरब आक्रमण के रूप में, यानी अरबों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया मुस्लिम शक्ति के रूप में, मुस्लिम सत्ता के रूप में। लेकिन वो था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण, उससे पहले भी आक्रमण हो चुके थे, लेकिन सफल कौन रहा था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध का विजय किया था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर सत्ता स्थापित नहीं कर सका। तो वो उत्तर नहीं होगा। बहुत लोग जो बहुत तेजी में होंगे वो लिख सकते हैं, लेकिन भारत पर जो मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, यानी वो पावर में आए, यानी पूरे भारत की सत्ता के केंद्र बन गए, वो प्रश्न कैसे होगा? उसका उत्तर यहां पूछा जा रहा है कि भारत में किस युद्ध ने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कर दी? पहला, ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, और डी खानवा का युद्ध। देखिए, इसमें जितने भी युद्ध हमने यहां दिखाए हैं बड़े निर्णायक हैं, ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें जांचना है कि इसका आंसर क्या होगा। किस युद्ध ने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कर दी? तो इसका उत्तर है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गोरी, यानी तुर्की आक्रांता मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध हुआ था। हालांकि इसके पहले जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने परास्त कर दिया था। उसको अपने जान की भीख मांगनी पड़ी थी पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है? लेकिन इसके युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध में जान की भीख प्राप्त करने के बाद उसको आभारी होना चाहिए था पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप मोहम्मद गोरी ने इसे एक अपना बदला का माध्यम बना दिया और उसने फिर तराइन के मैदान में दोबारा पैदा हो गया। कहा यह जाता है कि इस बार, मैंने बहुत सारे देखा है प्रश्न में, इतिहासकारों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने बताया है कि उसकी शक्ति ज्यादा थी और इस बार 1 लाख की सेना लेकर वो भारत पर कूच किया था। और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की पराजय निश्चित, ये बिल्कुल गलत है। इस बार भी शक्ति संतुलन पृथ्वीराज चौहान की ओर था और पृथ्वीराज चौहान युद्ध में जीत सकते थे। लेकिन भारत की यह पावन भूमि अगर वीरों से खाली नहीं है तो गद्दार भी यहां कम नहीं है। और इस बार गद्दार और विश्वासघाती के रूप में आया गढ़वाल शासक जयचंद। जयचंद ने अपनी एक बड़ी सेना पृथ्वीराज चौहान तृतीय से बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी के सहायता के लिए भेज दी। और कहा जाता है कि जैसे ही जयचंद की सेना मोहम्मद गोरी के सेना के साथ खड़ी हुई, शक्ति संतुलन किसकी ओर चला गया? मोहम्मद गोरी। और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गोरी के, अब यहां भी देखिए, आपको मैं लगभग बहुत सारे युद्ध के बारे में बता सकता हूं और मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया भी है कि विदेशी आक्रांताओं के विजय का जो बड़ा कारण है वो उनकी वीरता नहीं रही है, वो बहुत हद तक बहुत सारे भारतीयों की गद्दारी का यह परिणाम रहा उनके विजय का। चाहे मोहम्मद बिन कासिम का विजय हो, चाहे तुर्कों का भारत में विजय हो, चाहे यहां पे मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हो। आप अगर इतिहास पढ़ते जाइए, खानवा के युद्ध में भी कहा जाता है
कि बाबर ने राणा सांगा को परास्त किया और वहीं से भारत में उसकी सत्ता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। राणा सांगा के एक बहुत बड़े सहयोगी ने एक बड़ी सेना लेकर वो बाबर की ओर जाके मिल गया था, वहां भी शक्ति संतुलन नहीं गड़बड़ाया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारतीयों के विजय का कारण, पराजय का कारण कभी यह नहीं रहा कि उनके वीरता में कमी था। हमेशा बहुत लोगों के गद्दारी, भारतीयों की गद्दारी का परिणाम था और बार बार हमको इसीलिए परास्त होना पड़ा। ठीक है, और आज भी ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में ये, क्योंकि उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कर दी। हालांकि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सिपहसालार बनाया भारतीय प्रदेशों का, लेकिन मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और लाहौर को केंद्र बना के शासन किया। बाद में इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया और प्रारंभ हो गया दिल्ली सल्तनत। तो ये कहानी दिल्ली सल्तनत की यहीं से हुई, यानी पावर में पहली बार मुसलमान जो हैं, मुस्लिम शक्ति, मैं उनको तुर्क कहता हूं, तुर्क सत्ता की स्थापना भारत में तराइन के द्वितीय युद्ध से होती है, वो भी कुछ भारतीय शासक के गद्दारी से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चंस का आंसर बताकर आगे निकल जाना बहुत छोटी बात है और बहुत आसानी से मैं सैकड़ों प्रश्न आपके सामने डिस्कस कर सकता हूं। बहुत छोटी, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सैकड़ों प्रश्न मैं ऐसे बोल के निकल सकता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उससे फायदा होता तो हजारों इस समय आपके पास मौजूद हैं वीडियो। समझ विकसित करना सबसे इंपॉर्टेंट है। दिन भर में एक प्रश्न जानिए, लेकिन जड़ से जानिए। नींद में भी अगर आपसे कोई उत्तर पूछ दे तो भूलना नहीं चाहिए, आप नींद में भी उसे समझा दें। तो प्रश्न के उत्तर आपको, जैसे आप चबा चबा कर खाना खाते हैं, एक प्रश्न भी आपको चबा चबा कर ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, और वही मेरा प्रयास है। प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का क्रम आप कभी ना देखें, आप देखें कि प्रश्नों का स्तर क्या है और प्रश्नों के प्रति हमारा कितना समझ विकसित हुआ है, क्या उससे हमारा विषय क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर किसी प्रश्न के माध्यम से हमारा विषय ही नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर बेकार है। ठीक है ना। तो प्रश्नों के माध्यम से हमारा विषय जरूर क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है। चौथा क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है। तो ए है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी महान्यायवादी। नंबर 2 है भारत का मुख्य न्यायाधीश। सी है सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, और डी है विधि सचिव, यानी कानूनी सचिव जो होता है वो। यानी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध अगर कोई दावा करते हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही रिप्रेजेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार को दिए जाने वाले कोई कानूनी सलाह का निर्देश देगा कि भैया आप भारत सरकार को यह निर्देश दीजिए कि इस कानूनी मुद्दे पर क्या किया जाए। अगर सरकार के विरुद्ध आप कोई दावा करते हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही सरकार का पक्ष वहां लेगा। यानी सरकार का प्रतिनिधित्व जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लेगा और उसकी सहायता के लिए
सॉलिसिटर जनरल का नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना। तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता जो है भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। मुद्रास्फीति के समय सर्वाधिक लाभ किसको होता? पांचवा क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के समय मुद्रास्फीति के समय सर्वाधिक लाभ किसे होता है? सर्वाधिक लाभ किसे होता है? तो ए है ऋणी, ए है ऋणदाता, बी ऑप्शन है ऋणी, सी ऑप्शन है साहूकार और डी ऑप्शन है बचत खाता रखने वाले, बचत खाता सेविंग अकाउंट रखने वाले, बचत खाता रखने वाले। अब मुद्रास्फीति है क्या? मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरता है और वस्तुओं का मूल्य तेजी से बढ़ता है। ये एक सतत प्रक्रिया होती है। जब मुद्रास्फीति यानी इसको एक दूसरे शब्दों में महंगाई भी बोलते हैं। तो महंगाई के समय वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य जो है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो गिर जाती है। यानी आपने जब लोन लिया था तो मुद्रा की क्रय शक्ति ज्यादा थी, यानी 100 रुपए में आप ज्यादा चीज ले सकते थे, और आज जब मुद्रास्फीति की स्थिति है इस प्रश्न के अनुसार तो आप 100 रुपए में कम चीज लेते हैं। यानी कि अगर आप आज से कुछ साल पहले जब मुद्रास्फीति नहीं थी तब 100 रुपए किसी को पेमेंट करते तो ज्यादा वस्तु वो खरीद पाता। अगर आज आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो कम वस्तु खरीद पाएगा। उस समय देते तो ऋणदाता फायदे में रहता। आज अगर आप उसको 100 रुपया दे रहे हैं वही, तो ऋणदाता घाटे में है क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति घट चुकी है। यही कारण है कि मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो ऋणी को होता है, बारोवर को होता है, जो ऋण लेता है। जो ऋण लेता है उसी को इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो इस तरह से हम लोग सारगर्भित और ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, क्योंकि ऋणी अब जब दे रहा है ऋण तो क्या हो रहा है, मुद्रा का मूल्य गिर चुका है, इसी कारण से ऋणी को फायदा मिल रहा है। क्योंकि अब जो वो मुद्रा दे रहा है उससे उसको हानि नहीं हो रहा है। अब वो मुद्रा का मूल्य गिर चुका, वही 100 रुपया वो देने में उसको बहुत कठिनाई नहीं हो रही, क्योंकि इस समय उसकी स्थिति क्या हो गई है, इस समय रुपए का मूल्य क्या हो गया है, गिर गया है। ठीक है ना। तो इसी तरह से प्रश्नों के हम अध्ययन में और ऐसे ही प्रश्नों को हम समय समय पर हल करेंगे। ठीक है ना। आगे भी हम ऐसे ही प्रश्नों के, हमारा ये जो सीरीज रेगुलर चलेगा और इस रेगुलर सीरीज में हम कम ही प्रश्न रखेंगे, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्चुअल और सारगर्भित उनको पूरा विधिवत हम समझाएंगे। मैंने पहले ही बताया है कि प्रश्नों की संख्या पर मत जाएं, प्रश्नों के स्तर और समझ पे जाएं। नेक्स्ट सीरीज में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।